हेलो स्टूडेंट, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बायोलॉजी की आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। देखिए, कोई व्यक्ति स्वस्थ तब माना जाएगा जब वो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ हो। और एक संस्था है जिसका नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO। तो इन्होंने भी स्वस्थता की परिभाषा दी है कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग एंड नॉट मैरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। कि हेल्थ क्या है, कोई भी व्यक्ति स्वस्थ तब कहा जाएगा जब वो पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्तर पर भी स्वस्थ हो। यानी कि कहा जा सकता है कि अगर किसी इंसान में किसी प्रकार का डिजीज ना हो, कोई भी रोग ना हो, लेकिन फिर भी अगर उसमें किसी प्रकार की व्याधियां पाई जा रही हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से, तो वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं कहा जाएगा। तो स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए क्या किया जा सकता है? अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए मनुष्य को संतुलित आहार लेना चाहिए। इसके अलावा अपनी व्यक्तिगत साफ सफाई पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, है ना। और नियमित रूप से सभी उम्र के व्यक्तियों को व्यायाम आदि करना चाहिए। और हम कह सकते हैं कि जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों के लिए टीकाकरण का अभियान चलता है, तो उसके द्वारा भी टीके आदि लगवाकर भी स्वस्थ रहा जा सकता है, विभिन्न प्रकार के रोगों से बचा जा सकता है। और अगर हम इसके लाभ देखें कि अच्छे स्वास्थ्य के लाभ क्या हैं, देखिए लाभ जानते ही हैं कि अगर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो क्या होगा, काम करने में मन लगेगा, है ना। अच्छा स्वास्थ्य से व्यक्ति जो है किसी भी कार्य को करने के लिए अधिक सक्षम होता है। इसके अलावा अगर हम कहें तो स्वास्थ्य से स्वस्थ मनुष्य का आयु भी बढ़ा होता है और मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में भी कमी आती है। नेक्स्ट हेडिंग है रोग। देखिए, अभी मैंने कहा कि अच्छा स्वास्थ्य होने के क्या लाभ हैं। अच्छे स्वास्थ्य होने से इंसान का कार्य करने में मन लगा रहता है ना। तो अगर किसी व्यक्ति का या फिर हमारा कह सकते हैं कि अगर हमारा किसी कार्य करने को मन नहीं कर रहा है या अंदर से कुछ अच्छा नहीं लग रहा है ना, या फिर किसी प्रकार की दिक्कत महसूस हो रही है शरीर में, आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से, तो हम कह सकते हैं कि हमें क्या है, रोग हो सकता है ना। हम रोगी हैं या फिर हम स्वस्थ नहीं हैं। तो इस आधार पर रोग दो प्रकार के होते हैं, संक्रामक रोग और दूसरा होता है असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग क्या होता है कि ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचरित हो जाते हैं। संक्रामक क्या होते हैं? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचरित हो जाते हैं, मतलब आसानी से फैलते हैं, तो उसे हम कहते हैं संक्रामक रोग। देखिए, अधिकतर कहा जाता है कि अधिकतर संक्रामक रोग जो है वो घातक नहीं होते हैं, लेकिन जो एड्स है, एड्स भी क्या है, एड्स भी एक प्रकार का संक्रामक रोग है जो कि बहुत ही घातक होता है। दूसरा है असंक्रामक रोग। देखिए, ऐसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ना पहुंचे उसे हम कहते हैं असंक्रामक रोग। तो जैसे कि कोई किसी प्रकार की अपूर्णता हो शरीर में, ठीक है, किसी व्यक्ति के शरीर में अगर अपूर्णता है और किसी को चोट लग गया, कुपोषण है, ठीक, कैंसर, ये सभी क्या है, असंक्रामक रोग के उदाहरण हैं। शरीर में अपूर्णता मतलब हो सकता है कोई अंग ना हो किसी व्यक्ति का, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो दूसरे व्यक्ति में वो चीज़ें फैल जाएंगी, ठीक है। चोट,
कुपोषण, कैंसर रोग जो है ये भी संक्रामक रोग का ही उदाहरण है। देखिए असंक्रामक रोग का उदाहरण है। असंक्रामक रोग भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जन्मजात और दूसरे होते हैं उपार्जित। जन्मजात और उपार्जित हो गया। देखिए जन्मजात नाम से ही क्लियर है, यानी कि ऐसा रोग जो कि व्यक्ति में जन्म से ही हो, उसके जन्म से ही हो, उसे हम कहते हैं जन्मजात रोग। ठीक है, यानी कि ये आनुवंशिक हो। आनुवंशिक हो, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है ये रोग, तो उसे हम कहेंगे जन्मजात। जैसे इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। इसका उदाहरण है जैसे डाउन सिंड्रोम, दूसरा हीमोफीलिया इत्यादि। ओके, और नेक्स्ट है देखिए उपार्जित रोग, यानी जो ऐसे रोग जो जन्म के पश्चात हों, ये आनुवांशिक नहीं होते। आनुवांशिक क्या होते हैं? जन्मजात होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी इनका स्थानांतरण होता है। लेकिन जो ये रोग होते हैं उपार्जित रोग, ये क्या होते हैं? जन्म के पश्चात होते हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या आ जाएंगे? संक्रामक रोग आ जाएंगे उपार्जित रोगों के अंतर्गत। कुपोषण के द्वारा जो रोग हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कुपोषण जनित रोग। तो कुपोषण के द्वारा रोग, कैंसर, एड्स, फिर है कुछ नशीले पदार्थों के उपयोग करने से जो रोग हो रहे हैं, वे सभी किसमें आएंगे? उपार्जित रोग के अंतर्गत आएंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग है देखिए रोगजनक या फिर पैथोजेंस। देखिए रोगजनक या पैथोजेंस क्या होते हैं कि ये ऐसे जीव होते हैं जो कि रोग उत्पन्न करने के कारक होते हैं, यानी इनके द्वारा रोग हो जाता है, उसे हम कहते हैं रोगजनक। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वे जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं। ओके, तो देखिए अनेक प्रकार के रोग के लिए अनेक प्रकार के रोगजनक होते हैं जो कि सूक्ष्म जीव के रूप में भी हो सकते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं, आपकी बुक में दिया हुआ है कुछ प्रमुख रोग हैं मनुष्य में होने वाले प्रमुख रोग। देखिए ये जो मनुष्यों में और जंतुओं में कई प्रकार के रोग होते हैं, ठीक है, इन पैथोजेंस के कारण, रोग कारकों के कारण। तो ये रोग कारक कौन से हैं तथा इनसे किस प्रकार के रोग हो सकते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए इसके अलावा कुछ अन्य भी संक्रामक रोग दिए हुए हैं और उसके रोगजनक और कारकों के बारे में यहाँ दिया हुआ है तालिका में। देखिए वायरस के द्वारा भी रोग है ना, खसरा, पोलियो, रेबीज, चेचक, गलसुआ, ये सब किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा। नेक्स्ट है जीवाणु के द्वारा, जैसे सेरेब्रोस्पाइनल, हैजा, पेचिस, लेप्रोसी, टिटेनस और ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, व्होपिंग कफ, ये सब किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं के द्वारा। देखिए यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वायरस के द्वारा और बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं। ठीक है, इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर पूछ लिया जाएगा कि किन्हीं दो बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोगों के बारे में बताइए, ठीक है, और उसकी संक्रमण की विधि बताइए। नेक्स्ट देखिए कवकों के द्वारा, फंगाई के द्वारा, तो दो तरह के रोग हो सकते हैं, रिंगवर्म और टेनिया। तो ये होता है, रिंगवर्म होता है त्वचा के संपर्क के द्वारा। रिंगवर्म ये देखिए त्वचा में राउंड सा सर्कल बन जाता है इस फंगाई के कारण, और वहाँ पे मतलब वो जो सर्कल होता है वो रेड सा हो जाता है और वहाँ पे खुजली बहुत होती है। टीनिया जो, ये भी त्वचा के संपर्क के द्वारा होता है।
नेक्स्ट है प्रोटोजोआ के द्वारा। प्रोटोजोआ के द्वारा पेचिस और मलेरिया नामक रोग हो सकते हैं। इसी प्रकार से हेलमिंथिस के द्वारा एस्केरियासिस और फाइलेरियासिस, हुकवर्म, पिनवर्म, सिस्टोसोमियासिस, टिनियासिस आदि रोग हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए किसी फ्ली यानी कि किसी मक्खी के द्वारा, ठीक है, या कीट मकोड़ों के द्वारा होने वाले रोग, इसमें है छिगर और स्केबिस। अब नेक्स्ट चार्ट है, देखिए जीवाणुओं के द्वारा उत्पन्न रोग और उनकी रोकथाम के उपाय दिए हुए हैं। देखिए प्रमुख रोग हैं और उसके कारक, संक्रमण विधि, लक्षण और रोकथाम के उपाय और उपचार। देखिए ये चैप्टर में आप लोग का ये जो रोग है किसके द्वारा फैल रहा है, ठीक है, प्रमुख कारक कौन से हैं, इसके लक्षण क्या है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो चार्ट है ये चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए इसमें पहला है तपेदिक यानी कि ट्यूबरकुलोसिस का फैक्टर अगर पूछ लिया जाएगा तो फैक्टर हम बताएंगे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और संक्रमण की विधि क्या है, वायु है, ठीक है। फिर इसके बाद लक्षण और रोकथाम के उपाय भी हैं। इसी प्रकार से डिप्थीरिया है, तो डिप्थीरिया की जो कारक है वो है कोरनी बैक्टीरियम डिप्थेरियाई। टाइफाइड है साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। हैजा फैलता है विब्रियो कॉलरी के द्वारा। कोढ़ यानी कि लेप्रोसी ये फैलता है माइक्रोबैक्टीरियम लैप्री के द्वारा। इसी प्रकार से नेक्स्ट है टिटेनस, ये है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा। प्लेग पेस्टुरेला पेस्टिस, गोनोरिया, नाइसेरिया गोनोराई के द्वारा। नेक्स्ट है सिफिलिस, तो सिफिलिस जो है ट्रिपोनेमा पैलिडम के द्वारा होने वाला रोग है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ प्रमुख रोगों के बारे में। पहला है मलेरिया, तो मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के माध्यम से होने वाला रोग होता है और इसकी कई अनेक जातियां होती हैं जिसके द्वारा मलेरिया होता है। देखिए इसमें पहला है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, तो इसमें क्या होता है, इसमें रोगी को 48 घंटों के बाद बुखार आता है और इससे होने वाली मलेरिया यानी कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के द्वारा जो मलेरिया होता है उसको बोलते हैं बेनिंग टर्सियन मलेरिया। अब नेक्स्ट है इसकी जातीय स्पीसीज है प्लाज्मोडियम की, प्लाज्मोडियम ओवेली। ये पी मैंने प्लाज्मोडियम शॉर्ट में लिखा है पी। तो प्लाज्मोडियम ओवेली में भी क्या होती है, रोगी को 48 घंटों के बाद ही बुखार आता है। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम मलेरियाई, तो इसमें जो है इसको बोलते हैं क्वार्टन मलेरिया कहते हैं क्योंकि इसमें रोगी को 72 घंटों के बाद बुखार आता है। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, तो इसके कारण जो है सबसे गंभीर प्रकार का मलेरिया होता है जिसे मैलिग्नेंट या फिर परनीसियस या फिर सेरेब्रल मलेरिया या फिर क्वाटिडियन मलेरिया कहते हैं। और इसमें भी रोगी को 48 घंटों के बाद बुखार आता है। अब नेक्स्ट हेडिंग है, देख लेते हैं मलेरिया के प्रकार। तो मलेरिया 3 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार में जो पहला टाइप का मलेरिया होता है इसमें रोगी को रोज बुखार आता है, प्रतिदिन बुखार होता है, तो इसको बोलते हैं क्वाटिडियन मलेरिया। और इसका कारण क्या होता है, इस कारण 2 या 2 से अधिक प्रजातियों का संक्रमण होता है, यानी कि जो प्रजाति हैं स्पीसीज हैं ये 2 या 2 से अधिक प्रजाति हो जाएंगी। अगर संक्रमित कर देंगे किसी व्यक्ति को तो उसको डेली बुखार आएगा। और मलेरिया में बुखार कैसा आता है, बहुत ही तीव्र आता है और जाड़ा देके, मतलब कि ठंडी लगती है रोगी को। नेक्स्ट देखिए दूसरे प्रकार में क्या होता है, 48 घंटों के बाद बुखार आता है और इसको बोलते हैं मैलिग्नेंट टर्सियन मलेरिया कहते हैं और यह घातक भी हो सकता है। थर्ड टाइप का मलेरिया जो है ये क्वार्टन मलेरिया कहलाता है। क्वार्टन मलेरिया में बुखार 72 घंटों के बाद यानी कि प्रत्येक चौथे दिन के बाद आता है और इस प्रकार का मलेरिया प्लाज्मोडियम मलेरियाई के द्वारा संक्रमण के कारण होता है। तो ये जो मलेरिया के प्रकार हैं इसको याद रखिएगा कि कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं। तो पहले प्रकार में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक प्रजातियों का जब संक्रमण हो जाता है तो रोज बुखार आएगा। दूसरे प्रकार में 48 घंटों के बाद बुखार आएगा। तो 48 घंटों के बाद अगर बुखार आ रहा है किसी को तो उसे हम कहते हैं कि इसे है मैलिग्नेंट टर्सियन मलेरिया हो गया है। अगर 72 घंटों के बाद यानी कि हर चौथे दिन बाद बुखार आ रहा है रोगी को तो हम कहेंगे इसे प्लाज्मोडियम मलेरियाई के द्वारा से ये संक्रमित है।
अब नेक्स्ट हेडिंग है मलेरिया का संक्रमण। तो देखते हैं मलेरिया में जो है संक्रमित कैसे हो जाता है कोई व्यक्ति। तो देखिए ये जो है मादा एनाफिलिस के द्वारा फैलाया जाता है। तो उसमें क्या होता है, मादा एनाफिलिस किसी संक्रमित व्यक्ति को काटती है तो संक्रमित व्यक्ति में से परजीवी यानी प्लाज्मोडियम जो है वो उसमें प्रवेश कर जाता है। किसमें प्रवेश कर जाता है? मादा एनाफिलिस में। और यहाँ ये बहुसंख्यात्मक रूप में बढ़ते हैं। जब ये परजीवी मादा एनाफिलिस मच्छर में पहुँच जाती है तो ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ती हैं और स्पोरोजॉइट्स का निर्माण करते हैं जो कि मादा मच्छर की लार ग्रंथियों में एकत्रित हो जाते हैं। ये स्पोरोजॉइट्स कहाँ एकत्रित हो जाते हैं? मादा मच्छर की लार ग्रंथियों में। जब यह संक्रमित मच्छर, ठीक है, यानी कि पहला क्या था, मच्छर संक्रमित नहीं था, वो किसी संक्रमित व्यक्ति को काट रहा था तो क्या हो रहा था, उसमें स्पोरोजॉइट्स बन जा रहे थे। और जब ये मादा जो है मच्छर वो संक्रमित हो गया और संक्रमित मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट लिया तो क्या हुआ, स्पोरोजॉइट्स जो थे उसके लार ग्रंथियों में वो कहाँ पहुँच गए? मनुष्य के रुधिर में और वहाँ से यकृत में पहुँच गए। ठीक है, और यकृत में ये अपनी संख्या को बढ़ाने लगते हैं और फिर जो आरबीसी है यानी रेड ब्लड कॉर्पसेल, लाल रुधिर कणिकाएं हैं, उन पर ये आक्रमण कर देते हैं। और जब ये स्पोरोजॉइट लाल रुधिर कणिकाओं पर आक्रमण कर देते हैं तो ये लाल रुधिर कणिकाएं यानी कि ये जो आरबीसी हैं वो क्या हो जाती हैं, फट जाती हैं और उनसे एक विशेष प्रकार का एक टॉक्सिक मटेरियल निकलता है जिसे हम बोलते हैं होमोजॉइन पदार्थ निकलता है जो कि ठिठुरन, यानी कि जो मलेरिया के रोगी होते हैं उनको जाड़ा देके बुखार आता है ना, तो यानी उन्हें ठिठुरन जो है उत्पन्न करता है और ये उच्च ज्वर के उत्तरदायी भी होते हैं। देखिए यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मलेरिया के रोगी में जो है ठिठुरन या फिर जाड़ा देकर बुखार आने वाली जो प्रक्रिया है वो किसके कारण होती है, तो हम कहेंगे हीमोजॉइन नामक पदार्थ के कारण। और हीमोजॉइन नामक पदार्थ कैसे बनता है, जब कोई संक्रमित मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा तो उसके यकृत में क्या हो जाएगा, स्पोरोजॉइट्स पहुंच जाएंगे और स्पोरोजॉइट्स जो है आरबीसी पर आक्रमण कर देंगे और जिससे आरबीसी क्या होती है, रेड ब्लड सेल फट जाती है और तब उनसे हीमोजॉइन नामक पदार्थ निकल जाता है जो कि ठिठुरन को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है देखिए मलेरिया परजीवी अपना जीवन चक्र मनुष्य तथा मादा एनाफिलिस में पूरा करता है। मादा एनाफिलिस जो होती है, एनाफिलिस मच्छर, वो रोग वाहक का कार्य भी करती है। और मनुष्य में परजीवी अलैंगिक अवस्था, मनुष्य में क्या पाई जाती है, परजीवी अलैंगिक अवस्था, ए सेक्सुअल फेज पाई जाती है। मादा एनाफिलिस में लैंगिक अवस्था पाई जाती है। ठीक है, मनुष्य में जो परजीवी होता है वो ए सेक्सुअल फेज को कंप्लीट करता है जबकि एनाफिलिस में ये सेक्सुअल फेज को कंप्लीट करता है। तो मच्छर को मलेरिया परजीवी या फिर द्वितीय परपोषी तथा मनुष्य को प्राथमिक परपोषी भी कहते हैं। ये जो मादा एनाफिलिस मच्छर है वो क्या कहलाएगी, मलेरिया का सेकेंडरी होस्ट है। ठीक है, सेकेंडरी होस्ट है या फिर इंटरमीडिएट होस्ट है, जबकि मनुष्य क्या है, प्राइमरी होस्ट होता है। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मलेरिया का सेकेंडरी होस्ट तथा प्राइमरी होस्ट बताइए। तो सेकेंडरी होस्ट होता है एनाफिलिस मच्छर और प्राइमरी मनुष्य। नेक्स्ट देखिए सेफ्टी एंड कंट्रोल। तो मलेरिया की सेफ्टी एंड कंट्रोल के बारे में तो जानते ही हैं सब लोग कि किस प्रकार से इसका संक्रमण रोका जा सकता है। तो क्या करना चाहिए, हमें आसपास, घर के आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए, मच्छरों को पनपने से रोकना चाहिए। अगर कहीं पानी रुका हुआ है तो उसे क्या करना चाहिए, उसे हटाना चाहिए और जो है कीटाणुनाशकों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, और क्या है कि अगर किसी जलाशय में अत्यधिक पानी इकट्ठा है और उसमें मच्छर के लार्वा उत्पन्न हो गए हैं किसी जलाशय में, तो हम वहाँ क्या कर सकते हैं, हम गम्बूसिया नामक की मछली है जिसका नाम है गम्बूसिया। तो ये जो गम्बूसिया नामक मछली है इसको डालने से यह मतलब कि ये गम्बूसिया नामक मछली जो है मच्छर के जो लार्वा हैं उनको खा लेती है ना। तो इस मछली को डालने से मच्छर में जो उनकी प्रजनन क्षमता है उसमें कमी आती है। जब लार्वा ही खत्म हो जाएगा तो मच्छर उत्पन्न नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो गम्बूसिया हो गई। इसी प्रकार से एक और मछली है जिसको बोलते हैं स्टिकल बैक्स।
और इसके अलावा जो जलीय पदार्थ हैं, जलाशय हैं, उसमें बत्तख आदि को भी जब पालन पोषण किया जाता है बत्तख का, तो इससे भी मलेरिया के लार्वा यानी कि एनाफिलीज मच्छर के लार्वा जो है, इसके अलावा कुछ जलीय जंतु जैसे बत्तख आदि, तो ये भी मच्छरों के जनन को प्रभावित करते हैं और उनकी जो है संख्या को नियंत्रित करते हैं। और इसके अलावा हम घर पे जो है क्या कर सकते हैं मच्छरों से बचने के लिए, मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ विशेष प्रकार की क्रीम होते हैं उनका भी उपयोग कर सकते हैं मलेरिया से बचने के लिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है फाइलेरियासिस। तो ये जो होता है ये क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फैलता है। फाइलेरियासिस रोग जो होता है क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फैलता है। और इसमें क्या होता है, एक निमोटेड होता है इस रोग का कारण जो होता है वो है, इसका नाम होता है वोचरेरिया ब्रैंकोफ्टी। निमोटेड का क्या नाम है, वोचरेरिया ब्रैंकोफ्टी, ठीक है। इसका मुख्य परजीवी होता है। इसमें क्या होता है, फाइलेरियासिस में जो मतलब मनुष्य जो होता है, अगर क्यूलेक्स मच्छर उसने काट लिया और इसके द्वारा जो मनुष्य के लिम्फ नोड्स में वोचेरिया ब्रैंकोफ्टी नामक निमेटोड्स अगर पहुंच जाता है तो उनकी लिम्फ नोड्स में सूजन आ जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, उनके जैसे कि पैर वगैरह है या हाथ है वो बिल्कुल फूल के मोटा हो जाता है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं कैसे होता है। देखिए ये लसिका वाहिनी यानी कि लिम्फ डक्ट्स में रहता है, लिम्फ नोड्स में रहता है और इस परजीवी की जीवित व मृत दोनों अवस्थाओं में रोग होता है। यानी कि अगर ये परजीवी जीवित अवस्था में हो या फिर मृत अवस्था में हो, ये दोनों अवस्था में ही रोग को फैला सकता है। देखिए जीवित अवस्था में ये क्या करता है, एलिफेंटेसियासिस यानी कि फाइलेरियासिस नामक रोग उत्पन्न करता है। जब ये परजीवी जीवित रहेगा तो एलिफेंटेसियासिस नामक रोग उत्पन्न करेगा। देखिए एलिफेंटेसियासिस इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हाथ और पैर जो हैं बिल्कुल मोटे हो जाते हैं। तो मोटे हो जाते हैं तो क्या होता है, कहते हैं उसको कि हाथी की तरह हो गया उसके पैर की संरचना, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं हाथी पाँव भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। इस रोग को क्या बोलते हैं, हाथी पाँव भी बोलते हैं। देखिए लिखा भी है कि इसे हाथी पाँव भी कहते हैं क्योंकि रोग जो हाथ और पैर के आकार जो है वो बढ़ के या फिर फूल के मोटा हो जाता है, ठीक है। देखिए इस रोग में लिम्फ वाहिनियों की एंडोथेलियम कोशिकाएं विभाजित होकर दीवारों को मोटा कर देती हैं। एंडोथेलियम कोशिकाएं जो है विभाजित हो जाएंगी और दीवारों को मोटा कर देंगी। शुरुआत में क्या होता है, जब स्टार्टिंग होता है इस रोग का तो रोगी को हल्का बुखार आता है और शरीर में दर्द बना रहता है, ठीक है। लसिका नोड के टिश्यू और अन्य अंगों जैसे कि यकृत, प्लीहा, अंडकोश, टांगों आदि में सूजन आ जाती है। तो इस सूजन और लसिका के बहने से यानी कि लसिका टिश्यू जो होती है उसमें लसिका जो है बहने लगता है, तो लसिका के बहने से ट्यूमर बन जाता है, ठीक है। तो इस रोग का संचरण जो है क्यूलेक्स मच्छर द्वारा तीसरे चरण के लार्वा माइक्रोफाइलेरिया की अवस्था में होता है। इस रोग का संचरण कैसे होता है, क्यूलेक्स मच्छर द्वारा जब थर्ड स्टेज इसकी आ जाती है तब जो लार्वा होता है माइक्रोफाइलेरिया, ठीक है, माइक्रोफाइलेरिया की अवस्था में होता है। देखिए क्या होता है कि क्यूलेक्स मच्छर द्वारा किसी मनुष्य को काटने पर लार द्वारा माइक्रोफाइलेरिया लार्वा शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है और उसके बाद यह रक्त और लसिका वाहिनियों में यानी कि ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स में पहुंचकर वयस्क में रोग का संक्रमण कर देता है। फिर देखिए मादा क्यूलेक्स मच्छर जो है वो संक्रमित व्यक्ति के ब्लड से माइक्रोफाइलेरिया लार्वा को मुख्यतः कहाँ प्राप्त करती है, रात के समय प्राप्त करती है, क्योंकि यह रात में यह लार्वा जो होता है वो संक्रमित व्यक्ति की त्वचा के रुधिर वाहिनियों में आ जाता है। यानी कि जो संक्रमित व्यक्ति है उससे जो है फिर से मच्छर में कैसे पहुंचेगा, तो कह रहा है कि जब रात के समय क्यूलेक्स मच्छर इसको काटती है तो क्योंकि ये लार्वा जो है संक्रमित व्यक्ति की त्वचा के रुधिर वाहिनियों में आ जाता है, तो जब मच्छर इसको काटता है, क्यूलेक्स मच्छर काटता है, तो ये जो लार्वा है ये फिर मच्छर में पहुंच जाता है। देखिए इसका भी रोकथाम हम क्या कहेंगे, उसी प्रकार से इसका भी रोकथाम कहेंगे जैसे अभी हमने पढ़ा मलेरिया का, यानी कि आसपास जो है साफ सफाई रखनी चाहिए, है ना। और जो भी मच्छर को पनपने के लिए उत्तरदायी कारक है उनको नष्ट कर देना चाहिए। जैसे कि अगर किसी
पुराने खाली बर्तनों में पानी जमा हो या किसी गड्ढे में पानी इकट्ठा हो काफ़ी दिनों से, तो वहाँ मच्छर के लार्वा उत्पन्न हो सकते हैं, वहाँ पे मच्छर जो है अंडे दे सकते हैं। तो उस पानी को बहा देना चाहिए या उसमें कोई कीटनाशक डाल देना चाहिए, ठीक है, या मिट्टी का तेल डाल देना चाहिए। इससे भी क्या होते हैं, मच्छर के लार्वे को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो वो स्वतः ही नष्ट हो जाता है। और एक दवा है, इसका नाम है डाइमिथाइल कार्बोमोनोजाइन, ठीक है, डाइमिथाइल कार्बोमोनोजाइल। तो इसका प्रयोग भी मच्छरों के लार्वा को नष्ट करने के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट रोग है एस्केरियासिस। तो यह रोग जो है मनुष्य की आंत में रहने वाले परजीवी एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स के नामक गोल कृमि से होता है। परजीवी का नाम क्या है, एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स। ये क्या है, गोल कृमि है। देखिए, संक्रमित भोजन के साथ इस परजीवी के अंडे मनुष्य की आंत में पहुंच जाते हैं। जो हम खुले ठेलों पे या फिर जो गंदे जो है सामान बिकते हैं, गंदे हाथों से परोसे गए भोज्य पदार्थ जो होते हैं, उनको खाने से इस प्रकार का रोग जो हो सकता है, ठीक है। ये परजीवी जो है गोल कृमि, ये मनुष्य की आंत में पहुंच सकता है। देखिए, लिखा है कि संक्रमित भोजन के साथ परजीवी के अंडे मनुष्य की आंत में पहुंच जाते हैं और आंत में इसका लार्वा, एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स का लार्वा छेद कर देता है हृदय, फेफड़े, यकृत, ठीक है, आंत को छेद कर देता है। उसके अलावा ये हृदय, फेफड़े, यकृत को भी संक्रमित कर देता है। यह परजीवी हमारे आंत में पचे हुए भोजन पर निर्भर करता है, यानी कि जो भी मनुष्य भोजन करता है तो भोजन का पाचन होता है, ठीक है, आंतों में। जब पचा हुआ भोजन आंतों में पहुंचता है तो क्या होता है, जब अगर पहले से ही एस्केरिस पहुंचा रहेगा तो वो उस भोजन को खा लेता है और उस भोजन के पोषक पदार्थ जो है, पोषक तत्व, तो वो मनुष्य को नहीं लग पाते हैं, जिससे क्या होता है, मनुष्य जो है दिनों दिन कमजोर होता जाता है। देखिए, और आंत में जब इनकी संख्या बढ़ सकती है तो संख्या बढ़ के 500 से 5000 तक हो सकती है। इस रोग के प्रमुख लक्षण देखिए, इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं जैसे पेट में दर्द, उल्टी, अपेंडिसियासिस, अतिसार, गैस्ट्रिक, अल्सर, घबराहट, ऐंठन आदि, ठीक है। और इससे जो होता है रोगी के पित्त नली, अग्नाशय नाल आदि में भी एस्केरिस के फंस जाने पर स्थिति अत्यंत गंभीर हो सकती है। जब एस्केरिस जो है राउंड करता है, एस्केरिस जब राउंड करते करते कहाँ चला जाएगा, पित्त नली और अग्नाशय नाल में पहुँच जाएगा तो क्या होगा, वहाँ फंस जाएगा। तो इससे क्या होगा, बहुत ही स्थिति गंभीर हो सकती है। पेट में दर्द हो सकता है, उल्टी लगातार आ सकती है, ठीक है। अब देखिए, एस्केरिस जो है रोगी के शरीर में घूमता रहता है, ठीक है, जिससे फेफड़े, आंत की दीवारें और रक्त कोशिकाएं भी घायल हो सकती हैं। देखिए, जब है ऐसा नहीं है कि वो पेट की आंत में है तो वहीं रहेगा, वो जो है हमेशा मूवमेंट करता है, चलता रहता है। तो चलता चलता ऐसा हो सकता है कि वो फेफड़ों तक पहुंच जाए। जब फेफड़े में पहुंच जाएगा तो सांस लेने में दिक्कत होगी, है ना, सांस लेने में दिक्कत होगी। इससे क्या होगी, रोगी की मृत्यु भी हो सकती है, फेफड़ों को संक्रमित कर सकता है, ठीक। और इसके अलावा क्या कर रहा है, आंत की दीवारें रक्त कोशिकाओं में अगर पहुंच गया तो वो नष्ट करेगा। एस्केरिस के द्वारा आंत की दीवारें और रक्त कोशिकाएं भी नष्ट हो सकती हैं। आंतरिक रक्तस्राव की जो है कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। देखिए, इसके फलस्वरूप क्या हो सकता है कि रोगी जो है, रोगी में दुर्बलता आ सकती है, उसके शरीर में सूजन हो सकती है, ऐंठन आदि का भी उसमें लक्षण दिखने लग सकता है ना। और जो छोटा एस्केरिस होता है यानी शिशु एस्केरिस, वो क्या होता है, विपथगामी भ्रमण के द्वारा रोगी की मस्तिष्क में भी पहुंच सकता है। यानी कि एस्केरिस अगर शिशु काल में है, छोटा है, तो वो भ्रमण करता करता कहाँ पहुंच सकता है, रोगी के मस्तिष्क में पहुंच सकता है। इसके अलावा किडनी में, आँखों में, ठीक है, मेरुदंड में आदि में भी प्रवेश कर सकता है, जिससे कि ये अंग जो है हानि हो सकती है, इन अंगों का नुकसान हो सकता है। कभी कभी ये मूवमेंट के द्वारा हृदय तक भी पहुंच जाते हैं। यानी कि ये एस्केरिस जो है ये बहुत ही खतरनाक है। एस्केरियासिस नामक रोग जो है बहुत ही खतरनाक होता है और इसका मुख्य कारण क्या है, गंदगी, गंदे खाद्य पदार्थ, गंदे पानी के द्वारा, गंदे भोजन के द्वारा, ठीक है, मक्खियाँ बैठ रही हैं, मच्छर बैठ रहे हैं, या फिर किसी खाद्य पदार्थ जो है खुले में बिक रहे हैं, ठेलों आदि पर लगने वाले खाद्य पदार्थ, उनका लगातार सेवन करने से इस प्रकार के रोग होने की आशंका बनी रहती है।
तो इसकी रोकथाम के बारे में कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। रोकथाम क्या है कि हमें हमेशा स्वच्छ घर का बना हुआ भोजन करना चाहिए, ठीक है। स्वच्छ भोजन का उपयोग करना चाहिए, ढकी हुई खाने की वस्तुएं लेनी चाहिए, ठीक है। फल, जो बाजार के कटे फल और सब्जियां हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए। भोजन करने से पूरा अपने हाथों को अच्छे से साफ कर लेना चाहिए साबुन से, ठीक है। रोग से ग्रसित होने पर कुछ दवाइयाँ हैं उसका भी उपयोग इस परजीवी को मारने में किया जा सकता है। देखिए दवाई का नाम है पाइपरजिन सिट्रेट। पाइपरजिन सिट्रेट। पाइपरजिन सिट्रेट। और इसके अलावा जो है पाइपरजिन फॉस्फेट, पाइपरजिन फॉस्फेट का भी उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा मीबेंडाजोल नामक औषधि का भी उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट रोग है मोतीझरा यानी कि टाइफाइड। तो ये जो है संक्रामक रोग, ये टाइफाइड जो संक्रामक रोग होता है, ये ग्राम नेगेटिव रॉड की आकृति वाले गतिशील जीवाणु जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। अभी जब हम चार्ट पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था कि टाइफाइड किसके द्वारा होता है, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है, ठीक है। साल्मोनेला टाइफी क्या है, एक बैक्टीरिया है। तो साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। यह कहाँ रहता है, ये छोटी आंत में रहता है और यह ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा शरीर के अन्य भागों में फैल जाता है। और इसका जो बैक्टीरिया होता है यह कैसे फैलता है, संक्रमित भोजन, जल, मल मूत्र आदि द्वारा लोगों में पहुंचता है और इसका वाहक होती हैं मक्खियां। नेक्स्ट देखिए लक्षण क्या है। लक्षण है लंबे समय तक बुखार रहता है, शरीर में दर्द, भूख कम लगता है और आंतों में परेशानी होती है। रोगी का जो नाड़ी होती है पल्स रेट वो धीमा हो जाता है, ठीक है। पल्स रेट क्या होता है, धीमा हो जाता है। शरीर पर चमकीले छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं और कभी कभी रोगी के आंतों से जो है ब्लड सिक्रीट होने लगता है। जब रोगी का सही तरीके से उपचार नहीं किया जाएगा तो लगभग 10% जो रोगी होते हैं टाइफाइड के उनकी डेथ हो सकती है। बचाव देखिए इसमें अभी हमने देखा कि कैसे होता है, ये भी कैसे होता है, संक्रमित भोजन से जल, मल मूत्र आदि के द्वारा लोगों में पहुंचता है। यानी कि स्वच्छता, साफ सफाई के द्वारा जो है हम कई प्रकार के रोगों से बच सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि भोजन वही है, कहेंगे कि भोजन करने से पहले हाथ को अच्छे से धो लेना चाहिए, ठीक है। और जो है बाजार में खुले बिकते हैं फल सब्जियां उनका भी सेवन करने से बचना चाहिए। आसपास कीटनाशकों का छिड़काव करना चाहिए, ठीक है। कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। देखिए इस रोग के उपचार के लिए कुछ खास तरह से टेस्ट होते हैं। कौन सा टेस्ट किया जा सकता है, तो इस रोग की जांच के लिए वाइडल टेस्ट, ठीक है। वाइडल टेस्ट के द्वारा जो है इस रोग की जांच की जाती है। और इसके अलावा कुछ दवाइयां हैं जिसका नाम है क्लोरोमाइसीटिन। इसके अलावा एम्पीसिलिन आदि का भी उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट रोग है निमोनिया। तो ये जो है फेफड़ों में होने वाला संक्रामक रोग होता है और ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा नामक जीवाणुओं के द्वारा होता है। निमोनिया किसके द्वारा होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा नामक जीवाणुओं के द्वारा। और इसके अतिरिक्त जो है ये स्टेफाइलोकोकस फायरोजिनस, ठीक है, ये ग्राम धनात्मक बैसिलाई होते हैं। और चेचक, खसरा उत्पन्न करने वाले विषाणु माइकोप्लाज्मा भी इस रोग के कारक हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि चेचक और खसरा जो होता है जिनसे, उन कारकों के द्वारा भी निमोनिया हो सकता है। देखिए निमोनिया जो है दो प्रकार के दिए हुए हैं, एक होता है विशिष्ट निमोनिया और दूसरा है द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी निमोनिया। तो विशिष्ट निमोनिया जो है ये है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के द्वारा होता है
और यह रोग जो है सामान्य श्वसन तंत्र वाले व्यक्तियों में हो सकता है। ठीक है, जो है सामान्य रूप से जिनका श्वसन तंत्र हो, किसी प्रकार के रोग ना हो उनमें, तो उसमें विशिष्ट निमोनिया हो सकता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई नामक जीवाणु के द्वारा। दूसरा है जो द्वितीयक निमोनिया है, ये रोग इन्फ्लुएंजा पीड़ित व्यक्ति में हो सकता है और ये जो है स्टेफिलोकोकाई द्वारा होता है। और ये रोग सामान्यतः उन रोगों में होता है जिनके फेफड़े पूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं। ठीक है, फेफड़े जो हैं पूर्ण रूप से प्रभावित होंगे, उनमें द्वितीयक यानी सेकेंडरी टाइप का निमोनिया होगा। देखिए संचरण कैसे हो सकता है निमोनिया का, निमोनिया कैसे होता है। देखिए ये व्यक्ति जो है ये संक्रामक रोग होता है, तो स्वस्थ व्यक्ति की जो है श्वसन क्रिया के द्वारा संक्रमित वायु जब उसके शरीर में जाती है तो व्यक्ति जो है स्वस्थ व्यक्ति वो संक्रमित हो जाता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि असंक्रमित व्यक्ति के जो है उपयोग किए हुए सामान के द्वारा, ठीक है, असंक्रमित व्यक्ति के संपर्क में रहने से, उनके उपयोग किए हुए सामान के द्वारा, बर्तनों आदि का प्रयोग करने से भी संक्रमण हो सकता है निमोनिया का। और खांसते और छींकते समय रुमाल का उपयोग न करने से, ठीक है, इससे भी निमोनिया हो सकता है। देखिए इसके जो है उपचार के लिए अनेक प्रकार की दवाइयाँ हैं निमोनिया के लिए। जैसे इसमें पहला है पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, एम्पिसिलिन, क्लोक्सेसिलिन आदि। ठीक है, यानी कि निमोनिया की रोकथाम के लिए ये प्रमुख रूप से इन दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ खुद से ही रोकथाम के लिए हम उपाय कर सकते हैं, जैसे संक्रमित वस्तुओं को ना छूना, ठीक है, संक्रमित व्यक्ति से जो है एक निश्चित दूरी बनाए रखना, ठीक है, या फिर जो अगर निमोनिया हो गया है तो क्या कर सकते हैं, खांसते छींकते समय मुंह पे रुमाल रख सकते हैं, मास्क का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति के बर्तनों, उनके बिस्तर, उनके कपड़ों आदि से भी दूर रह सकते हैं। नेक्स्ट रोग है डेंगू। तो डेंगू जो है वायरस के द्वारा होने वाला बुखार होता है और इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। ये बहुत ही तेज बुखार आता है डेंगू में, है ना। और इस रोग का वाहक क्या है, मादा एडीज मच्छर। देखिए 3 प्रकार के मच्छर के बारे में हमने पढ़ लिया है, एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज, मादा क्यूलेक्स और मादा एडीज मच्छर, है ना। एनाफ्लीज से मलेरिया हो रहा था, क्यूलेक्स से फाइलेरिया और एडीज से क्या हो रहा है, डेंगू हो रहा है, याद रखिएगा। देखिए इस वायरस के 4 से 5 प्रकार के स्ट्रेन पाए जाते हैं, है ना। और यदि किसी व्यक्ति में इनमें से किसी भी एक स्ट्रेन के द्वारा संक्रमण हो जाता है तो उसे डेंगू बुखार हो जाता है। मनुष्य में डेंगू बुखार का प्राथमिक जो है प्राइमरी होस्ट क्या होता है, ये होता है मादा मच्छर और सेकेंडरी होस्ट होता है मनुष्य। ठीक है, मनुष्य जो होता है वो प्राथमिक होता है, मनुष्य प्राइमरी होस्ट होता है और जो फीमेल मच्छर होती है वो होती है सेकेंडरी होस्ट। ये ठीक, इसे सही कर लीजिए, मनुष्य होता है प्राइमरी होस्ट और फीमेल मच्छर होती है सेकेंडरी। तो मनुष्य के शरीर में डेंगू वायरस जो है प्रवेश से लेकर बुखार तक का लक्षण जो है प्रकट होने के समय को, यानी कि डेंगू का वायरस जो है मनुष्य के शरीर में अगर प्रवेश किया तो उस समय से लेकर उस रोग का लक्षण प्रयोग जब शो होने लगा, यानी कि इससे बुखार जब होता है तो उस समय के काल को बोलते हैं इनकप्शन पीरियड, यानी कि उद्भवन काल बोलते हैं। और ये लगभग 3 से 7 दिन या 10 से 12 दिन का भी हो सकता है। देखिए डेंगू बुखार के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है साधारण डेंगू बुखार होता है। तो इसमें क्या होता है, तेज ज्वर के साथ, यानी बहुत ही तेज बुखार होता है, तेज बुखार के साथ तेज सिर दर्द, तेज बुखार, तेज सिर दर्द, जोड़ों में दर्द, साथ ही रोगी को क्या होता है, चक्कर आते हैं और भूख नहीं लगती है और साथ ही मांसपेशियों में ऐंठन होती है। ऐंठन आदि होती है, ये साधारण डेंगू बुखार में होती है। दूसरा है प्रकार इनका प्रचंड डेंगू बुखार। प्रचंड डेंगू बुखार
देखिए प्रचंड में भी इनकी दो अवस्थाएं पाई जाती है। प्रचंड डेंगू बुखार में दो अवस्थाएं होती हैं। एक होता है डेंगू रक्त स्राव स्तर और दूसरा होता है डेंगू घातक लक्षण। देखिए पहला जो होता है डेंगू रक्तस्राव स्तर, इसमें क्या होता है, इसमें सिर दर्द, ठीक है, सिर दर्द होगा, बुखार होगा, भूख ना लगना यानी कि भूख की कमी हो जाएगी, और नाक और कान से ब्लड निकलने लगता है। ठीक है, नाक कान से खून बहता है, ब्लड निकलता है, रक्त स्राव होता है। इसके अलावा उल्टी करते समय उसमें खून आता है ना, तो खून की उल्टी होती है, रक्त की उल्टी होती है, खून की उल्टी। ये सब किसके हैं लक्षण? डेंगू जो रक्तस्राव वाला स्तर होता है इसमें खून की उल्टी होती है, और ब्लड में यानी कि रक्त में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ठीक, दूसरा जो है डेंगू घातक लक्षण, इसमें क्या होता है, इसमें जो है ब्लड प्रेशर जो है बहुत कम हो जाता है, बीपी जो है रुधिर दाब बहुत कम हो जाता है, और शरीर के जो प्रमुख अंग हैं उसमें जो है टिश्यू यानी कि प्लेटलेट्स हम कहते हैं, प्लेटलेट्स की कमी हो सकती है। इसके अलावा बेचैनी हो सकती है, ठीक है, बेचैनी हो जाती है, प्लेटलेट की कमी हो जाती है। देखिए इसके उपचार को अगर हम देखेंगे तो उपचार के लिए कह रहा है कि ये वायरस जनित रोग होता है। ठीक है, डेंगू कैसा रोग होता है, वायरस जनित होता है, तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, इसके लिए कोई भी प्रतिजैविक नहीं बना होता है। तो इसके लिए क्या किया जाए, डेंगू बुखार में पैरासीटामोल का उपयोग किया जा सकता है। पैरासीटामोल का उपयोग किया जाता है बुखार के लिए, और दर्द कम करने के लिए यानी कि दर्द निवारक जो होता है एसिटामिनोफेन, एसिटामिनोफेन व कोडीन नामक दवा दी जा सकती है। अगर हम इसका रोकथाम देखेंगे तो ये भी मच्छरों के द्वारा फैलने वाला रोग होता है। तो हम क्या इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं बताइए, आसपास सफाई रखकर, मच्छरदानी का उपयोग करके, ठीक है, जहाँ पानी इकट्ठा हो तो उस पानी को बहाकर, या फिर इकट्ठे जलाशय में मिट्टी का तेल आदि डालकर, कीटनाशकों का प्रयोग करके, सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करके, क्रीम का उपयोग करके भी इस मतलब मच्छरों से बचा जा सकता है। नेक्स्ट रोग है चिकनगुनिया। तो देखिए चिकनगुनिया कैसा है, विषाणु जनित रोग होता है, वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग, और इसकी खोज जो है एम रॉबिन्सन और WHR लम्डेन के द्वारा 1955 में की गई थी। और ये विषाणु जो है टोगा वायरिडी कुल का, किस कुल का, टोगा वायरिडी कुल का, और एक अल्फा वायरस है, टोगा वायरिडी कुल का अल्फा वायरस होता है, और इसका न्यूक्लिक अम्ल सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, न्यूक्लिक अम्ल सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। मनुष्य में इस विषाणु को मादा एडिस इजिप्टी मच्छर फैलाती है, मच्छर का नाम मादा एडिस इजिप्टी, ठीक है। एक अन्य मच्छर जिसे बोलते हैं टाइगर मच्छर, इसके द्वारा भी ये वायरस मनुष्य में फैला दिया जाता है, ठीक है। देखिए अभी तक हमने जितने भी रोग पढ़े हैं तो उसमें जो है वायरस का नाम और इसका वाहक कौन है, प्राइमरी होस्ट कौन है, सेकेंडरी होस्ट कौन होता है, ठीक है, ये चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं इसमें। तो इसके द्वारा चिकनगुनिया फैलता है। कौन से मच्छर है, एडिस इजिप्टी, और एक दूसरा है टाइगर मच्छर। देखिए अब नेक्स्ट हम इसका कहेंगे कि प्रमुख लक्षण क्या होते हैं इसके चिकनगुनिया के। तो लक्षण वही हैं, मतलब तेज बुखार, तीव्र ज्वर, सिर दर्द, आंखों में जलन,
इसके अलावा क्या होता है कि हाथ पैर और शरीर के अन्य भाग में यानी कि धड़ में चकत्ता बन जाता है। चकत्ते बन जाते हैं। और जो जॉइंट्स होते हैं शरीर में, तो जोड़ों में बहुत तेज दर्द होते हैं। इसके अलावा नींद नहीं आती, ठीक है, जोड़ों में दर्द और अनिद्रा की प्रॉब्लम हो जाती है, साथ ही अनिद्रा। ओके, इसका जो उपाय क्या है, रोकथाम क्या है, किस प्रकार से चिकनगुनिया से बचा जा सकता है? तो देखिए, मच्छर के द्वारा फैल रहा है, तो अभी जो मैंने बताया कि साफ सफाई ही इनके लिए मुख्य रूप से इनको रोकने के लिए मुख्य रूप से उपयोगी होता है। ठीक है, आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। ऐसा कोई भी मतलब बर्तन हो या खाली गड्ढा उड्ढा नहीं होना चाहिए जिसमें कि पानी भरा हो। ठीक है, पानी भरा हो तो उसको बहवा दें। इसके अलावा मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक, और मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा कुछ दवा ही है, जैसे कि दवा हम यूज़ कर सकते हैं क्लोरोक्विन, ये दवा है चिकनगुनिया के लिए। तो इस दवा का उपयोग से भी चिकनगुनिया से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। चलिए, नेक्स्ट है रोग है स्वाइन फ्लू। तो ये भी एक वायरस जनित रोग होता है और इसके वायरस को बोलते हैं स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस, यानी कि शॉर्ट में बोला है SIV, यानी कि स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस। और इसकी अनेक स्ट्रेन्स पाई जाती है, जैसे कि H1N1, H1N2, H3N1, H3N2। ठीक है, ये इनकी स्ट्रेन्स हैं। तो स्वाइन फ्लू को इनके नाम के द्वारा भी ज्ञात किया जाता है। जैसे कि स्वाइन फ्लू जो है कई प्रकार से होता है। जब उसकी जांच की जाती है तो पता चलता है कि किस प्रकार का है। तो N1H1 का है, H1N1 वाला है या H1N2 है। तो इस प्रकार से इनको जब जांच की जाती है तब पता चलता है कि इसका टाइप कौन सा स्ट्रेन वाला स्वाइन फ्लू है। देखिए, और ये जो है मुख्य रूप से सुअर यानी कि पिग में पाया जाता है स्वाइन फ्लू। और अनेक वैज्ञानिकों के ने अध्ययन किया तो उसके अनुसार इन्होंने ये ज्ञात किया कि जो पिग्स के संपर्क में जो व्यक्ति रहते हैं, यानी जो उनका पालन पोषण करते हैं या आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों में इसका संक्रमण जो है अधिक देखा गया। लेकिन ये कभी भी पिग्स से ह्यूमन में नहीं जाता, ये ह्यूमन टू ह्यूमन में ही पहुंचता है। और ह्यूमन टू ह्यूमन यानी कि मनुष्य से मनुष्य में कैसे पहुंचता है? वही बिंदु कणों के माध्यम से, खांसी जुकाम, ठीक है, छींक आदि के माध्यम से ही ये एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। देखिए, नाम ही है फ्लू, तो उसके लक्षण क्या होंगे सबको पता ही होना चाहिए। लक्षण क्या हो सकता है? तेज सिर दर्द होगा, बुखार होगा, ठंड होगा, शरीर में दर्द। इसके अलावा दस्त हो जाता है रोगी को, उल्टी आती है ना। तो हम क्या कहेंगे लक्षण में? जुकाम, बुखार, सिर दर्द, वमन यानी कि उल्टियाँ, ठीक है, उल्टी आएंगी। और इसके अलावा जो है गले में खराश, गले में दर्द, गले में दर्द तथा खराश, मतलब गला खराब होना, सांस लेने में कठिनाई, खांसी, ओके, सांस लेने में कठिनाई हो गई, खांसी हो गई, और बलगम वगैरह आना, बलगम के साथ रक्त आना, सुस्ती, थकान लगना, भूख न लगना, ये सभी किसके लक्षण हैं? स्वाइन फ्लू के। और इस फ्लू से बचाव के लिए क्या कर सकते हैं कि अपने हाथों की साफ सफाई, आसपास की साफ सफाई, और खांसते छींकते समय मुंह पर क्या लगाना? मास्क लगाना या फिर रुमाल का प्रयोग करना। ठीक है, तो उपाय में हम कह सकते हैं साफ सफाई मेन चीज़ है। खाना खाने से पहले हाथ साफ करना, हाथ की सफाई। इसके अलावा खांसते छींकते समय मैंने बताया कि मुंह पे रुमाल रखना या मास्क लगाना, ठीक है, और गंदे पानी का सेवन ना करना, मतलब स्वच्छ पानी उपयोग करना।
चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है जुकाम या फिर कॉमन कोल्ड। तो ये भी अति संक्रामक रोग होता है जो पिको वायरस समूह के राइनो वायरस यानी कि रियो वायरस, या फिर रियो वायरस जो भी कहा जाए, इसके द्वारा ये फैलता है। और ये वायरस जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा, यानी कि वही जो खांसते और छींकते समय जो संक्रमित व्यक्ति जो अगर खांसते छींकते समय मुंह पे रुमाल नहीं उपयोग कर रहा है या मुंह पर हाथ नहीं लगा रहा है, तो ड्रॉपलेट्स जो हैं वो वायु मिल जाते हैं और आसपास जो भी उनके अन्य व्यक्ति होते हैं वो उससे प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा फैलता है और इस वायरस का एक और नाम है न्यूमोटोपिक वायरस। इसके लक्षण देखिए, आंख नाक से पानी बहना, अधिकतर सबको कोल्ड होता ही रहता है और बरसात के सीजन में तो अधिकांशतः कोल्ड हो जाता है सबको। तो इसके इन्फेक्शन लक्षण भी कोई खास अलग नहीं है, वही है बुखार आना, हाथ पैर कमर में दर्द, बेचैनी, शरीर कमजोर होना। ठीक है, तो बचाव हेतु क्या किया जा सकता है? संक्रमित व्यक्ति की वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, संक्रमित व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। देखिए, कॉमन कोल्ड के लिए कोई भी दवाई जो है 100% जो है लाभकारी नहीं होती है और इसके लिए जो एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। और मुख्य रूप से इनका यही है कि संक्रमण से बचना, यानी कि जहाँ तक हो सके अपना किसी संक्रमित व्यक्ति से दूर रहिए, जिसको सर्दी जुकाम है, ठीक है, उनसे दूर रहना ही इसका मुख्य रूप से, यानी कह सकते हैं कि संक्रमित व्यक्ति के सामान से और उनसे एक उचित दूरी बनाकर ही इससे बचा जा सकता है। नेक्स्ट रोग है अमीबियासिस या फिर पेचिस, इसको बोलते हैं अमीबियासिस पेचिस। तो ये जो बीमारी है ये प्रोटोजोआ का नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, प्रोटोजोआ कौन सा है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होता है। और एंट अमीबा की ट्रोफोजाइट अवस्था जो होती है ये बड़ी आंत में हिस्टोलाइटिकल नाम का एक विकर यानी कि एंजाइम का सिक्रेशन करती है और जिससे कि घाव हो जाती है। और ये जो घाव और म्यूकस जो होता है ये सभी फीकल के साथ में यानी कि मल के साथ में पेचिस के रूप में बाहर आता है। ठीक है, अमीबियासिस नामक रोग में क्या होता है कि ये जो रोग होता है ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होता है और इससे क्या होता है, बड़ी आंत में घाव हो जाता है जिससे कि दस्त लग जाता है। ठीक है, और इसके साथ क्या होता है, जब घाव हो जाता है आंतों में तो दस्त के साथ ब्लड आने लगता है, साथ ही म्यूकस भी आने लगता है। ये जो परजीवी होते हैं ये सिस्ट के रूप में चतुष्केंद्रीय पुटिकाओं यानी कि सिस्ट के रूप में रोगी के फीकल के साथ बाहर आते हैं और संक्रमित भोजन एवं जल के द्वारा दूसरे मानव में पहुंचकर रोग फैलाते हैं। ठीक है, और इस रोग को फैलाने में मुख्य रूप से घरेलू मक्खियाँ होती हैं, जानते ही हैं कि घरेलू मक्खियाँ जो गंदगी पे बैठती रहती हैं, है ना। तो जब किसी संक्रमित व्यक्ति के अगर मलमूत्र है वहाँ पे तो मक्खियाँ वहाँ बैठेंगी। इसके अलावा वो घर में किसी फल सब्जी पे बैठ गई और या फिर खाने पे बैठ जाती हैं तो क्या होता है, वो संक्रमित हो जाता है भोजन। और इसका भोजन और इस संक्रमित फूड को या फिर संक्रमित फल सब्जियों को अगर बिना धुले बिना साफ किए, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति सेवन कर लेता है तो उससे ये उस व्यक्ति को संक्रमित कर देता है। देखिए, कह रहा है कि कभी कभी इस परजीवी के द्वारा फेफड़ों, यकृत व मस्तिष्क में भी सूजन आ जाती है और घाव हो जाता है। इसके लक्षण देखिए, पेट में दर्द, ऐंठन, पेट भारी रहना, सिर दर्द, शरीर कमजोर होना, श्लेष्मा व रक्तयुक्त दस्त आने लगते हैं, आंखों के आसपास काले घेरे हो जाते हैं। इसके अलावा चेहरा मुरझा जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम कह रहे हैं एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की लाइफ साइकिल किस प्रकार से चलती है या फिर कहते हैं हिस्टोलिटिका के बारे में है, ये दिया हुआ है। लाइफ साइकिल का फिगर अब अभी हम देखेंगे बुक में। तो देखिए ये जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होती है ये परजीवी कैसा होता है, एक अंडाकार होता है, अंडे के आकार का। वह शरीर भी इनका 300 होगा, यहाँ पे 300 से 30 माइक्रोन तक होता है। एक मिनट, 320 यहाँ पे 20 माइक्रोन से 30 माइक्रोन व्यास का होता है ये।
और कोशिका द्रव एंडोप्लाज्म व एक्टोप्लाज्म में डिवाइड रहता है। इनका साइटोप्लाज्म जो होता है वो एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो है इसमें एब्सेंट होती हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स एब्सेंट होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत ही थोड़ी मात्रा में होते हैं, ठीक है। और ये परजीवी जो कह रहा है कि परजीवी विश्व के लगभग 10% व्यक्तियों में पाया जाता है और सिर्फ 3% को ही ये प्रभावित करता है। यानी कि बहुत ज़्यादा ये प्रभावशाली नहीं है, लेकिन जिसको हो जाता है उसके लिए ये हानिकारक होता है। हाँ, इसका हम फिगर देख लेते हैं। देखिए ये फिगर है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के लाइफ साइकिल का। देखिए जो ट्रोफोजोइट स्टेज है इसका, ये गोल अंडाकार है ना। ये देखिए ये स्यूडोप्लाज्म और इंडोप्लाज्म है साथ में, और ये एक्टोप्लाज्म है, ठीक है। तो देखिए ट्रोफोजोइट जो है बाइनरी डिवीजन हो रहा है इसमें, तो क्या बन रहे हैं, प्रीसिस्टिक फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जा रहे हैं। इसके बाद इसमें सिस्ट फॉर्म में आ रहा है, तो फिर ये सिस्ट फॉर्म से ये बाई न्यूक्लिएट सिस्ट बन रहे हैं। फिर क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट में ये डिवाइड हो जा रहे हैं। उसके बाद एक्सोसिस्टमेट मेटासाइक्लिक अमीबा, और इसके बाद इसमें डिवीज़न हुआ और फिर कई प्रकार के अमीबी बन के तैयार हो गए। नेक्स्ट हेडिंग है देखिए रोकथाम व उपचार का। तो इसकी रोकथाम और उपचार के लिए क्या कर सकते हैं, वही साफ सफाई से रहना, खाना अच्छी तरह से पका के खाना, फल सब्जियां जो हैं उनको अच्छे से धुल के उपयोग करना, कटे फल सब्जियों का उपयोग ना करना, ठीक है, खुले भोज्य पदार्थों का सेवन ना करना, इन सभी से दूर रहना। तो इससे क्या होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से काफ़ी हद तक सुरक्षा हो सकती है। इसके अलावा कुछ दवा भी है जैसे डिपेंडॉल एन और बायोमेडिक डी, ये सभी जो है अमीबियासिस के लिए लाभदायक हैं। नेक्स्ट रोग है अतिसार या फिर प्रवाहिका यानी कि डायरिया। तो ये डायरिया जो है ये जियार्डिया इंटेस्टाइनलिया नामक परजीवी से उत्पन्न होता है जो मनुष्य की आंत में होता है, और इस परजीवी का संचरण भी सिस्ट के रूप में ही होता है। जिस तरह से अभी हमने एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में देखा कि सिस्ट के रूप में होता था, तो इसमें भी सिस्ट के रूप में ही होता है। और ये भी क्या होते हैं, दस्त लग जाता है इसमें भी, फीकल के रूप में जो है ये मनुष्य के फीकल मैटर से ये बाहर निकलते हैं सिस्ट के रूप में। पदार्थों के सेवन से ये सिस्ट मनुष्य की आंतों में चली जाती है, और जहाँ ये द्विविखंडन करके बहुत तेजी से गुणन करते हैं। जैसे अभी हमने देखा है फिगर एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के लाइफ साइकिल का, तो हमने देखा है ना कि ये जो सिस्ट होता है पहले बाइनरी स्टेज में यानी 2 भागों में बटा, उसके बाद क्वाड्रनरी स्टेज में यानी 2 से 4, इस प्रकार से ये विभाजित हो जाते हैं और धीरे धीरे एक अमीबा से कई अमीबी, छोटे अमीबी में ये डिवाइड हो जाते हैं। तो सेम यही प्रक्रिया होती है इसमें। तो इस परजीवी में, परजीवी का नाम है जियार्डिया इंटेस्टाइनेलिया। इसकी रोकथाम के लिए हम यही कहेंगे आसपास साफ सफाई, दूषित भोजन का उपयोग ना करना, ठीक है। ये सब जो है इससे डायरिया की कंडीशन नहीं हो सकती है। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं, तो वही पेट और सिर में दर्द, दस्त आना, भूख न लगना, कमजोरी होना, ठीक। और दवा जो है, दवा का नाम है एटेब्रिन। इस रोग के लिए उपयोगी दवा होती है एटेब्रिन। नेक्स्ट रोग है देखिए दाद यानी कि रिंगवर्म। तो यह रोग जो है माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटान व एपिडर्मोफाइट्रान के नामक कवकों से होता है, ठीक है। और यह रोग जो है संक्रमित व्यक्ति के कंघी, तौलिया, वस्त्र के प्रयोग और जो है संपर्क द्वारा मृदा के संपर्क में भी हो सकता है। जैसे कि मृदा में ये जो है इस वंश के कवक है माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटन आदि अगर है मृदा में, तो उससे भी मनुष्य संक्रमित हो सकता है।
लक्षण क्या है? त्वचा नाखून पर खुरदरे पपड़ीदार काले चकत्ते बन जाना और इनमें बहुत ही खुजली होती है। तो इसके लिए उपचार क्या है कि पहले तो संक्रमित व्यक्ति का वस्त्र, कंघी, ठीक है, इसका उपयोग ना करना चाहिए, कभी भी उनके वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। और कुछ दवा है जैसे रिंग कटर हो गया और अनेक मरहम है रिंग वर्म के, उसका उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी क्या है। तो देखिए इम्यूनिटी क्या होती है कि रोग कारक जीवों से लड़ने की जो क्षमता होती है जीवों में, उसी को बोलते हैं इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी जो है ये 2 प्रकार की होती है सहज यानी कि इनेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है उपार्जित। ठीक, तो सहज प्रतिरक्षा क्या होती है कि ये इस प्रकार की प्रतिरक्षा तंत्र जो है मनुष्य में उनके जन्म से ही होता है, आनुवांशिक होता है। और जो उपार्जित होता है यानी कि वो मनुष्य के जन्म के बाद उसमें उत्पन्न होता है, उसे बोलते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा। देखिए सहज प्रतिरक्षा तंत्र जो है कई प्रकार का होता है, जैसे कि फिजिकल हो गया और फिजियोलॉजिकल, सेल्यूलर, साइटोकाइनिन और इसके अलावा है इन्फ्लेमेटरी टाइप का। तो जो इनेट इम्यूनिटी होती है मुख्य रूप से ये 6 प्रकार की होती हैं और इनका उपयोग क्या है, इनका जो ये इम्यूनिटी है 6 नहीं 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो इनका जो है इनका मुख्य कार्य क्या है कि ये बाह्य जो हानिकारक कारक हैं उनको शरीर के भीतर प्रवेश करने से रोकती हैं। एक तरह से ये बैरियर का काम करती हैं। ठीक है, एक बैरियर कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि एक दरवाजे का कार्य करती हैं, डोर की तरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है शारीरिक अवरोध यानी कि फिजिकल बैरियर। तो सबसे बड़ा फिजिकल बैरियर तो हमारे मनुष्य का जो है जीवों का त्वचा ही होता है। ठीक है, जो त्वचा होती है ये कई प्रकार के वातावरण में उपस्थित अनेक प्रकार के बैक्टीरिया, फंगाई आदि से उनकी रक्षा करता है। इसके अलावा जब चोट वगैरह लगती है तो हमारे स्किन को चोट लग जाती है। ठीक है, अंदर के अंग जो है सुरक्षित रहते हैं। तो इस प्रकार से शारीरिक जो बैरियर है, फिजिकल बैरियर वो होती है हमारे शरीर का त्वचा। फिजिकल बैरियर क्या होता है? त्वचा, है ना। अभी मैंने बताया ना कि त्वचा किस प्रकार से हमारी मदद करती है, हमारी सुरक्षा करती है। जो वातावरण में अनेक प्रकार के रोग के जो कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनको शरीर में घुसने से रोकती है। उनके लिए क्या करती है? बैरियर का काम करती है। इसके अलावा जो चोट वगैरह लग जाती है उससे भी वो आंतरिक अंगों की सुरक्षा करती है। चलिए नेक्स्ट है कायिकी अवरोध यानी कि फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर जैसे कि मुंह में लार है, आंखों में आंसू, इसके अलावा अमाशय में जो अम्ल वगैरह हैं, ये सब क्या है? फिजियोलॉजिकल बैरियर हैं। लार, अमाशय के अम्ल, ये सभी फिजियोलॉजिकल बैरियर का काम करते हैं। नेक्स्ट है सेल्यूलर बैरियर। सेल्यूलर बैरियर के अंतर्गत आएगा जैसे कि ब्लड हो गया, ठीक है, रक्त के अंदर जो भी रक्त कणिकाएं हैं जैसे कि मोनोसाइट्स हो गए, लिम्फोसाइट्स हो गए, न्यूट्रोफिल्स, ये सभी सेल्यूलर बैरियर का काम करती हैं। ठीक है, कुछ जो है रोग के जो है जीवाणु अगर शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं, ब्लड तक पहुंच जाते हैं, तो लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं। लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं? हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। ठीक है, हानिकारक जो है रोगाणुओं को नष्ट करते हैं। और ये जो है डेली जो हम सांस लेते हैं या फिर अन्य कुछ खाद्य पदार्थ ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो उनके माध्यम से कई प्रकार के रोगाणु पहुंचते हैं शरीर के अंदर। तो ये प्रतिदिन इन रोगाणुओं को नष्ट करने का कार्य करते हैं और शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं। कौन स्वस्थ बनाए रखता है? लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। ओके, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स। ओके, नेक्स्ट है साइटोकाइनिन अवरोध। देखिए साइटोकाइनिन जो बैरियर होता है इसमें क्या होता है? कोशिकाएं इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन का सिक्रेशन करती हैं। इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन का सिक्रेशन करती हैं, कोशिकाएं करती हैं, सेल्स करती हैं। और इनका काम क्या है कि ये जो है जो कोशिकाएं असंक्रमित हैं, जो
रोग कारक नहीं होती हैं, मतलब कि स्वस्थ कोशिकाएं हैं उनकी रक्षा करना अनेक रोग कारक विषाणुओं से, वायरस से। नेक्स्ट है प्रदाह अवरोध यानी कि इन्फ्लामेटरी बैरियर्स। तो देखिए किसी संक्रमण के कारण या फिर ऊतक क्षय यानी कि किसी टिश्यू में डैमेज के कारण, ठीक है, टिश्यू डैमेज के कारण क्या होता है, टिश्यू जहाँ डैमेज होता है या फिर संक्रमित जो स्थान होता है शरीर का, वहाँ पे लालिमा हो जाती है, ठीक है, लालिमा हो जाती है, दर्द होता है, सूजन जैसी हो जाती है। तो सूजन जैसी जो ये प्रक्रिया जो होती है उसी को बोलते हैं प्रदाह, ठीक। तो इसके कारण क्या होता है, प्रदाह के कारण कि रक्त कोशिकाएं जो हैं अत्यधिक पारगम्य हो जाती हैं और जीव द्रव्य और जो भक्षी कोशिकाएं होती हैं जो लिम्फोसाइट्स में होती हैं या फिर ब्लड में होती हैं कुछ भक्षी कोशिकाएं, ठीक है, भक्षी कोशिकाएं ये रक्त से बाहर आ जाती हैं और जीव द्रव्य में जो सीरम प्रोटीन होता है, जीव द्रव्य में सीरम होता है ना, सीरम क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो सीरम प्रोटीन जो होता है ये जो बैक्टीरिया आदि के द्वारा जो विषैले पदार्थ मुक्त किए जाते हैं तो उनको ये निष्प्रभावी कर देता है। स्रावित विषैले पदार्थों को निष्प्रभावी कर देता है। ठीक है, और जो भक्षी कोशिकाएं होती हैं ये करती हैं, ये कोशिकाओं में जो जीवाणु फैले रहते हैं उन जीवाणुओं का भक्षण कर देती हैं। कोशिकाओं के जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। नेक्स्ट टाइप का है उपाजित प्रतिरक्षा। तो ये प्रतिरक्षा जो है जन्म के बाद उत्पन्न होने वाली प्रणाली होती है और इसे जो है अनुकूल प्रतिरक्षा और विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहते हैं। और इस प्रकार की प्रतिरक्षा जो है केवल कशेरुकियों में ही पाई जाती है, यानी कि अकशेरुकियों में ये नहीं पाई जाती है। अब नेक्स्ट हेडिंग है देखिए उपाजित प्रतिरक्षा या विशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं। इसमें पहला है लिम्फोसाइट्स। तो देखिए प्रतिरक्षा तंत्र में लिम्फोसाइट्स जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रतिरक्षा तंत्र में दो प्रकार के लिम्फोसाइट्स होते हैं, एक होता है टी लिम्फोसाइट्स और दूसरा होता है बी लिम्फोसाइट्स। ओके और इन जो कोशिकाएं हैं ये जो टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स जो है इनका निर्माण जो है स्टेम सेल के द्वारा होता है। इनका निर्माण कैसे होता है, स्टेम सेल के द्वारा। स्टेम सेल को बोलते हैं हिंदी में वंश कोशिकाएं। स्टेम सेल यानी कि वंश कोशिकाओं के द्वारा। इसके अलावा हीमोसाइटोब्लास्ट के द्वारा भी, हीमोसाइटोब्लास्ट वंश कोशिकाएं और हीमोसाइटोब्लास्ट के द्वारा भ्रूण यानी कि फीटस, ठीक है, फीटस यानी कि जो बच्चा जो है गर्भावस्था में रहता है भ्रूण के रूप में होता है, ठीक। तो भ्रूण में कैसे कहाँ होता है ये, भ्रूण में ये यकृत में होता है, लीवर में। और जब वयस्क हो जाता है इंसान कोई तो वयस्कों में ये अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में इसका निर्माण होता है।
ओके, तो हमने देखा कि लिम्फोसाइट्स कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स। निर्माण इनका स्टेम सेल हेमोसाइटोब्लास्ट के द्वारा होता है। कहाँ होता है? फीटस की अगर बात की जाए, भ्रूण की बात की जाए, तो भ्रूण में इनका निर्माण होता है यकृत में, और वयस्कों में अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में इनका निर्माण होता है। देखिए, इनमें से जो बी लिम्फोसाइट्स होती है, बी लिम्फोसाइट ये एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम का निर्माण करती हैं। ओके, एंटी बॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, इसको शॉर्ट में बोलते हैं AMIS। एंटीबॉडी मेडिएट इम्यून सिस्टम होती हैं या फिर निर्माण करती हैं, जो भी आप कहें। और टी लिम्फोसाइट जो होती हैं ये सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम बनाती हैं। टी लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं? सेल मेडिएटेड। शॉर्ट में से बोलते हैं CMIS। बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम का निर्माण करती हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं एंटीबॉडी मध्यस्थ प्रतिरक्षा तंत्र। और टी लिम्फोसाइट सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम का निर्माण करती हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा तंत्र। तो इन सेल मेडिएटेड और एंटीबॉडी मेडिएटेड जो इम्यून सिस्टम है, इनके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके।